रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले चैप्टर का मीनिंग बताती हूँ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी दोबारा से उसमें कोई चेंजेस आया उसके कारण से उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करना। जैसे अपन बोलते हैं कि घर का रिनोवेशन हो रहा है, वही। तो घर का रिनोवेशन मतलब इसका मतलब आप पूरे घर को तोड़ के दोबारा रिन्यू नहीं कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा चेंजेस कर रहे हो, तो थोड़ा पार्ट तोड़कर या थोड़ा चेंजेस लाकर क्या कर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो। तो ऐसे ही पार्टनरशिप जो आप पहले फॉर्म कर चुके हो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस कारण से होते हैं? हो सकता है या तो कोई नया पार्टनर आया है, या कोई पुराना पार्टनर गया है, या आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हुआ हो, या आपका किसी पार्टनर का डेथ हो गया हो। इन सब के कारण अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए तो चैप्टर पे चलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप। तो पहला बोला है द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो पार्टनर पहले से थे, मान लो पहले ए बी सी था, तो अभी भी आपके तीन ही पार्टनर है ए बी सी, और तीनों के बीच में अगर पहले रेशियो था 1:1:1 और अभी वो बदलना चाहते हैं 3:1 में, तो ये जो चेंजेस के कारण जो पार्टनरशिप में जो चेंजेस होंगे वो कहलाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर। चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर। नेक्स्ट रीजन क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का? एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जो आपकी पहले से पार्टनरशिप चल रही है उसमें किसी नया पार्टनर एडमिट हुआ। यानी पहले मैं ए और बी, मानो मैं ए हूँ और एक बी, हम दो पार्टनर मिलकर काम कर रहे थे। तीसरा पार्टनर हमने नया लिया है सी, और हमारी पार्टनरशिप हो गई है ए बी सी। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, रिटायरमेंट और लिखा है, दोनों में से कुछ भी हो, रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट मतलब आप जानते ही हैं, जैसे जॉब से रिटायर हो गए, ऐसे आप चाहते हो कि आप मैं आपकी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहता, तो मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो कहलाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यानी पहले ए बी सी थे, अब सी बोलता है मेरे को आपके साथ काम नहीं करना किसी भी रीजन से, तो या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या मुझे अमेरिका जाना है, या व्हाटएवर इज द रीजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नए दो ही पार्टनर रह जाएंगे और बोलेंगे ए और बी, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट लिखा और में डेथ, यानी जैसे ए बी सी थे और सी की डेथ हो गई है, तो अब दो ही पार्टनर बच जाएंगे ए और बी, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये तीन रीजन है जिसके कारण क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए अब देखिए, देयर मे बी अ फॉलोइंग रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ये बता रहा है कि क्या क्या रीजंस हैं जिनके कारण प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस होते हैं। पहला, व्हेन अ पार्टनर इज इन चार्ज ऑफ अ फर्म इज नॉट एबल टू मैनेज द फर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस और इनकैपेबिलिटी और सम पर्सनल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो रीजंस दे रखे हैं खाली वही होंगे, इसके अलावा कोई भी रीजन होगा। आप खुद सोचो कि है ना, कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो ऑफकोर्स रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा, कोई पार्टनर नया आ रहा है तो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। तीसरा, मैं बोलती हूँ कि ए कोई काम नहीं करता तो उसके रेशियो को कम कर देना चाहिए, तो ऑफकोर्स कम हो जाएगा। या फिर मैं बोलती हूँ कि ए 2 साल से आई नहीं रहा है या 1 साल से बीमार पड़ा है, तो प्रॉफिट कम देना चाहिए, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस रीजन से खुद आप सोच सकते हो, बिजनेस अच्छा रन नहीं कर पा रहा है, या किसी ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, वो बोलता है कि नहीं मुझे प्रॉफिट में इससे भी ज्यादा चाहिए, तो उस रीजन से वही सब लिखा हुआ दिखता है। When a partner in charge of a firm is not able to manage the firm on the ground of illness or incapability or some personal reason, कि कोई भी पार्टनर फर्म में काम ही नहीं कर रहा है बीमारी के कारण या उसकी कैपेबिलिटी के कारण या कोई भी उसके पर्सनल रीजन के कारण, तो हम चाहते हैं कि हम उसको प्रॉफिट थोड़ा कम दें। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम नहीं दे पा रहा है बिजनेस को, तो ऑफ कोर्स दूसरे पार्टनर बोलेंगे कि उसको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलना चाहिए या फिर ज्यादा मिलना चाहिए उसकी, अगर वो ज्यादा काम कर रहा है, तो इसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो शेयर कम ज्यादा हो सकता है। फिर नेक्स्ट, ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और ड्यू टू न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ये मैं आपको अभी बताई चुकी हूँ। चलिए अब ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब वेस्ट है, आप मत पढ़िए, कुछ भी काम करनी है यहाँ से पढ़िए। प्रकार के रेशो होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। होते क्या है, हम अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उससे लिंक करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, देखो पहले तीन पार्टनर थे, मानो ए बी और सी। पहले एक को मिलता था 1:1:1, तीनों को इक्वल मिलता था 1:1:1। सी बोलता है मेरे को अपने बेटे के पास अमेरिका जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो रहने दो, मुझे एज अ पार्टनर तुम रखो, चाहे प्रॉफिट कम कर दो, तो उन्होंने सी का प्रॉफिट कम कर दिया, तो नया रेशो हुआ 2:1। तो सी ने क्या किया, सी को क्या कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने रेशो का,
कि अपना हिस्सा ए और बी को दे रहा है, तो सी के लिए वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए और बी को क्या हो रहा है, ए और बी को मिल रहा है, ए और बी को गेन हो रहा है, क्योंकि पहले रेशियो था 1 1 बट अब हो गया 2 2 1, तो अब बढ़ गया उनका रेशियो। तो अब बढ़ गया तो अगर पैसे ज्यादा मिले तो उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। मैं आपको इसको एक तीन पार्टनर है ए सी, मानिए मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा टोटल इस साल का कितना, 12। तो तीनों का रेशियो था 1:1:1, तो तीनों को कितना मिलेगा, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, तो मिलेगा 4 12, टोटल हो गया 12, तो तीनों को 4 4 मिलेगा। अब सी बोलता है कि यार मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो सी हो रहा है रिटायर भी नहीं हो रहा, पर सी बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पार्टनरशिप में, पर मुझे बाहर जाना है, तो मेरा रेशियो तुम कम कर दीजिए। और ये लोग नया रेशियो डिसाइड करते हैं 2:1, ठीक है। अब 12 जो प्रॉफिट था उसको बांटिए 2:1 में, तो कैसे बटेगा, तो देखिए मैं इसका बटेगा 12 इंटू 2 2 4 और एक 5, 2/5। इसका बटेगा 12 इंटू 2/5, इसका भी वही आएगा, और इसका होगा 12 इंटू 1/5, ठीक है। अब करिए 12 इंटू 2/5 करिए, क्या आ रहा है 4.8, इसको भी मिलेगा 4.8 और इसको मिलेगा 2.4। तो पहले वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो और इसमें डिफरेंस देखिए आप लोग, समझ रहे हैं आप मेरी बात, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए। तो पहले इन लोगों को मिल रहा था, ए को मिल रहा था 4 और अब ए को मिल रहा है 4.8, तो ए को क्या हुआ, गेन हुआ है। बी को पहले मिल रहा था 4, अब मिल रहा है 4.8, तो बी को भी क्या हुआ है, गेन हुआ है। सी को पहले मिल रहा था 4, अब मिल रहा है 2.4, तो सी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया और सेक्रीफाइस करके अपना हिस्सा इन दोनों में बांट दिया। तो ये सी के लिए कहलाएगा सेक्रीफाइस और ए और बी के लिए कहलाएगा गेन। यही मैं आपको बताना चाहती थी, यही कहलाता है गेन और सेक्रीफाइस। तो चलिए आगे चलते हैं, हो गया। अब रेशियो, रेशियो क्या होता है, जब भी आप किसी चीजों की पैरेंट्स इक्वल कर देंगे तो आप उनको रेशियो में बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 2:5, तो ये रेशियो होगा, क्यों, हम ये मानते हैं कि ये लिखा होगा 2/7 और इस 5/7। जब भी इनकी पैरेंट्स इक्वल हो तो वो क्या में लिखे होते हैं, तो हम इनको रेशियो में लिख सकते हैं 2/5। अगर मानो मैंने ऐसे लिखा 2/8 और फिर डॉट डॉट करके लिखा 5/6, तो क्या ये रेशियो में है, नहीं। रेशियो में करने के लिए इनकी पैरेंट्स क्या करनी पड़ती है, इक्वल। तो मेरे को इसको करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। तो 6 2 12 इज 2, 5 8 40, तो मेरा रेशियो क्या रहेगा 12:40। अब पैरेंट्स इक्वल हो जाएगी, यानी दोनों के नीचे सेम वैल्यू आ जाएगी। अब आप काट के चाहे छोटा कर लीजिए और देख लीजिए यही आएगा, राइट। तो ये जो होता है ये कहलाता है आपका रेशियो। कब, क्यों, क्योंकि इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो चाहे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो 8 6 48, तो यहाँ पे भी आएगा 48 और यहाँ पे भी आएगा 48, तो दोनों की पैरेंट्स इक्वल हो गई। तो इसको मैं रेशियो में लिख सकती हूँ 12:40, मतलब आप काट के छोटा भी कर सकते हो। तो जो भी आपका रेशियो आएगा, जैसे 2 से काटू मैं तो 2 6 12, 2 2 4 0, फिर 2 से फिर कट रहा है 2 3 6 और 2 10 20, तो मेरा रेशियो आ गया 3/10। तो ये जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, 3/10। तो इसको रेशियो 2/5 नहीं बोल सकती, इसको क्यों कहना पड़ेगा मेरे को 3/10, और इसको मैं 2/5 बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों की पैरेंट्स क्या है, इक्वल है। तो रेशियो में लिखने के लिए दोनों सबकी पैरेंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चल, तो ये है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हम यहाँ से पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ और मैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन 1 से ही आपको समझाऊंगी कि सेक्रीफाइसिंग क्या होता है और गेनिंग क्या होता है। थियरी पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं। चलिए एक और बात बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं लिख रही हूँ वो आप लिख लीजिए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो आपका 1 है, तो जैसा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4, इलस्ट्रेशन नंबर जो आपका 2 है उसके जैसा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5, और इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है उसके जैसा क्वेश्चन नंबर है आपका 6 और 9। तो इनमें से मैं कुछ कुछ करा दूंगी और कुछ कुछ आप सामने वाले को देखकर कर सकते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज का 4 कराऊंगी तो आप इलस्ट्रेशन 1 देख लीजिए, और मैं इलस्ट्रेशन 1 कराऊंगी तो आप एक्सरसाइज का 4 खुद कर लेना। तो ये आपका फर्स्ट डे की प्लानिंग है, ठीक है। आपको ये प्लानिंग बुक में ही आपके लिख लेनी है। आपकी प्लानिंग है कि मैं इस तरीके से काम करवाती हूँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो ये प्लानिंग है। आपको अगर इलस्ट्रेशन करवा दूंगी तो सेम टू सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज करेंगे और फिगर्स चेंज करेंगे, आप वैसे के वैसे कर सकते हैं। चलिए
तो हम पहले इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। राम श्याम घनश्याम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 का रेशियो होगा। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी पहले बांटते थे इक्वली, अब बांटेंगे 3:1। ये तो मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ, राइट, इन द फ्यूचर। In the circumstances, calculate which partner has sacrificed and how much। किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और कितना सेक्रीफाइस किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए ओल्ड रेशियो कितना है हमारा 1:1। अब इसको रेशियो में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, तो ओल्ड शेयर क्या हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। न्यू रेशियो लिखिए 3:1। उसको रेशियो में यानी शेयर में लिखूंगी तो लिखूंगी 3/6। 6 कहाँ से आया, ये 3:1 का टोटल यानी 3:5 और 1:6, तो 3/6, 2/6 और 1/6। अब ये ओल्ड शेयर हो गया आपका ये और न्यू शेयर हो गया ये। अब सेक्रीफाइसिंग और गेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो सेक्रीफाइस का रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो आपको बुक में भी दे रखा होगा फॉर्मूला, मैं दिखाती हूँ। Sacrificing ratio of a partner is equal to old share minus new share, यानी old ratio minus new ratio। तो old share minus new share। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए ओल्ड कितना था, पहले ए की बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देते पहले ए की बात करते हैं। तो ए का ओल्ड तो था इक्वल था तीनों का, तो 1/3। अब न्यू कितना था, तो 3:1, तो 3/6 न्यू था। तो आपने अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो उसका क्या जाएगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सॉल्व करने का इजी तरीका है, अगर ये इसके टेबल में आता है तो बड़ा वाला फिगर ले लीजिए, और नहीं आता है तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसके टेबल में आता है तो बड़ा वाला फिगर ले लीजिए 6। 3 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, यानी एलसीएम लेके सॉल्व कर रही हूँ मैं, और इसको 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 3, तो आ गया आपका -1/6। बी का निकालते हैं। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले बी का निकालते हैं। 1/3 माइनस उसका था 2/6। अब सॉल्व कीजिए तो एलसीएम आएगा 6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। क्यों हुआ, क्योंकि 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितनी बार आता है, 2 बार, ऊपर इनटू होता है। तो 2, अगर एलसीएम आपने नहीं सीखा है तो भी मैं सिखा दूँ। और 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार, तो इनटू 1, तो 2 -1, तो आ गया यहाँ पे 1/6। और माइनस का नहीं, ये प्लस का आएगा क्योंकि ये छोटा है, यहाँ पे ये बड़ा था इसलिए ये साइन का आएगा माइनस का। तो ए बी का आ गया। अब सी का निकालते हैं। अब सी का है 1/3 माइनस 1/6, यही था आपका था 3:1। मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन में, चलते आप देखिए न्यू कितना था 3:1, तो इसका हो जाएगा 1/6, और गोल्ड कितना था इक्वल था 1/3 1/3। तो ये देखिए 1/3 ओल्ड माइनस न्यू 1/6। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम आया 6। ये इसकी टेबल में 2 बार आता है तो इंटू 2 से, ये इसकी टेबल में 1 बार आता है तो 1 से, तो 2 1 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/6। देखिए ये भी प्लस, राइट। तो आप देखिए किसको गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस हुआ। तो देखिए आप निकाल क्या रहे थे, आप निकाल रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो आप निकाल रहे थे। तो अगर वैल्यूज प्लस में आ रही है तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो आप निकाल रहे हो उसका उल्टा हो, यानी आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, ठीक है। और अगर आप गेन निकाल रहे हो और माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या आ रहा होगा, सेक्रीफाइसिंग आ रहा होगा। अब मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि बच्चों हमेशा माइनस में आए तो वो गेन ही होता है, नहीं। आप जिस चीज का फॉर्मूला लगा रहे हो तो वैल्यू प्लस में आ रही है तो वो वही आ रहा है जिसका आपने फॉर्मूला लगाया। आपने किसका फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइस का, तो जो वैल्यू प्लस में आ रही है वो क्या कहलाएगी, सेक्रीफाइस, और जो वैल्यू माइनस में आ रही है वो इसका ऑपोजिट कहलाएगी, यानी दो ही रेशियो होते हैं, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेन रेशियो, तो दूसरा क्या कहलाएगा, गेन, ठीक है। और अगर मैं गेन का रेशियो लगाती तो इसी क्वेश्चन में गेन का भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, गेन इज इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू में से जब ओल्ड माइनस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, गेन, यानी दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस आगे पीछे हो जाते हैं। सेक्रीफाइस निकालना हो तो ओल्ड आगे रखना है, गेन निकालना है तो एन आगे रखना है, यानी न्यू आगे रखना है, ठीक है। अब ये जब मैं निकालती गेन तो आपका ये आता प्लस में और ये दोनों आता माइनस में। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू हो जाती है आगे और ये वाली वैल्यू हो जाती है पीछे। जैसे मैं ए का बताती हूँ आपको, एक का सॉल्व करके बताती हूँ। ए का तो होता 3/6, क्योंकि न्यू आगे होता, तो न्यू है उसका 3/6 माइनस
1/3, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम आता है 6, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होता है 3 और ये 2 से मल्टीप्लाई होता है 2, तो 3 में से 2 गया तो 1/6 प्लस में आया, तो ये प्लस में आया इसलिए क्या है गेन। तो मैंने क्या बोला, जिस चीज का आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो वो वही चीज है जिसका आपने फॉर्मूला लगाया, और अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो जो आप लगा रहे हो फॉर्मूला वो नहीं है, उसका ऑपोजिट है, यानी ये क्या है, ये गेन है। अब बी का निकालती हूँ मैं इसी में, तो देखिए बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2/6, न्यू 2/6 था माइनस 1/3, 1/3 था, एलसीएम लिया तो 6, यहाँ पे आएगा 2 माइनस, यहाँ पे आएगा 2, तो 2 माइनस 2। स्टूडेंट्स पता चला गड़बड़, देखिए यहाँ पे 0/6 आ रहा है, राइट, 0/6 यानी इसका कोई सेक्रीफाइस भी नहीं आ रहा, कोई गेन भी नहीं आ रहा, जबकि हमारा यहाँ 1 आ रहा था, तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। तो आई एम सॉरी, ये मैंने 2 into 1 किया तो यहाँ पे तो 2 लिया, पर यहाँ पे 2 into 1 किया तो यहाँ पे 1 ले लिया, आपको बताना चाहिए मेरे को, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। हाँ राइट, आपको भी साथ में ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0/6, तो ये नो सेक्रीफाइस नो गेन, इसको कोई भी सेक्रीफाइस भी नहीं हुआ और कोई गेन भी नहीं हुआ। तो चलिए वो तो अच्छा है, हमने ऑल्टरनेटिव मेथड से किया तो हमें पता चला। आपको भी एग्जाम में ऐसे ध्यान रखना है कि एक बार क्वेश्चन को रीचेक जरूर कर लीजिए, जैसे मिस्टेक टीचर्स कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप तो कर ही सकते हैं, तो ये मिस्टेक कई बार हम जल्दीबाजी में होते हैं या फिर हमें जैसे मुझे फटाफट वीडियो खत्म करना है इसलिए और आपको फटाफट पेपर खत्म करना होगा इसलिए, तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स है जिसके कारण हमें बाद में बहुत बड़ा पे करना पड़ता है या तो आपको मार्क्स गंवाने पड़ते हैं, इस तरीके से ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना स्टार्ट करते हैं, हमें पता चल गया, तो 2 माइनस 2 था तो वो 0/6 आया, तो ये हो गया बी का, तो बी का कोई सेक्रीफाइस भी नहीं था, इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था। अब सी का भी हम इस वाले मेथड से भी कर लेते हैं, तो सी का करते हैं तो होगा 1/6 माइनस 1/3, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 और ये हुआ तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/6। तो आप गेन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो आप गेन किसका फॉर्मूला लगा रहे हो, गेन का, तो अगर आप गेन का फॉर्मूला लगा रहे हो और वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अगर आप गेन का फॉर्मूला लगा रहे हो और वो माइनस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस आ रहा है, और आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती थी इसलिए मैंने आपको दोनों एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके बताया। अब मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपको में खुद से करना है, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं नेक्स्ट जब सेशन लूंगी तब ये कंटिन्यू करवा। तो अब हम करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए मैं क्लियर कर दूं एक बार, दोबारा बोल देती हूँ। Due to COVID, you are not able to go into school, tuition classes and etc. और उसी कारण यही कारण है, कोविड का ही एक रीजन है जिसके कारण मैं खुद बच्चों की हेल्प करने के लिए सिर्फ मेरे स्कूल के नहीं सब मोस्टली मैंने वीडियोस को बहुत जगह शेयर किया है। क्यों, मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे बच्चों को बेनिफिट नहीं मिले, सबको बेनिफिट मिले। तो हुआ सफरिंग की हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 12th बोर्ड्स हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठ के एटलीस्ट जितना आप नॉलेज आपको मिल रही है, सिर्फ मेरे चैनल से नहीं, आपको किसी भी चैनल से नॉलेज मिल रही है तो आप प्लीज कीजिए और उसका फायदा उठाइए। और नोटबुक खोल के बैठे साथ साथ में अगर टीचर कर रहा है आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है तो ऑफकोर्स आप भी कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ मोबाइल देखना, व्हाट्सएप चैटिंग करना, फेसबुक चलाना, इंस्टा चलाना वो लाइफ नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है ये सब करने के लिए। अभी आप कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप ये सब पे ध्यान मत दीजिए, ये सब भी कीजिए, बट इट शुड बी इन लिमिट, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। जैसे अगर खाना हम नहीं खाएंगे ना तो हमें बहुत लॉस होगा, पर अगर लिमिट से ज्यादा खाएंगे ना तो भी लॉस होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप मोबाइल को लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे व्हाट्सएप वगैरह में तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होगा। इससे अच्छा है कि आप यूट्यूब देखिए, यूट्यूब से सिर्फ मेरे वीडियोस नहीं है, मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स इस बार कोविड के कारण घर बैठे हैं तो वो लोग ऑनलाइन डाल रहे हैं। हो सकता है कुछ ट्यूशंस वाले या कुछ टीचर्स सिर्फ अपने बच्चों को शेयर करते हैं, पर आपको वाई वाई करते हुए कहीं से भी लिंक्स मिलती है तो आप जरूर देखिए, किसी भी टीचर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखिए, आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ कि किसी भी टीचर का हो, आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। मेरे लिए भी बोलती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट कीजिए, इससे क्या होता है टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं दिन में 10 बार देखती हूँ कि मेरे आज सब्सक्राइबर कितने बढ़े, मेरे लाइक्स कितने बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स जब हम नया काम कुछ कर रहे हैं, आज तक हम स्कूल में पढ़ाते थे स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स का सामने से रिस्पॉन्स मिलता था कि टीचर मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हो या आप ऐसा पढ़ा रही हो,
तो मोटिवेशन मिलता था, या फिर कई बार स्टूडेंट से ये भी मिलता था कि मैम आप यहाँ पे थोड़ा लेट कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, तो उससे मोटिवेशन मिलता था। तो आप भी थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड करेंगे सिर्फ मेरे में नहीं, आप कोई किसी भी जगह से कुछ भी सीख रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करना सीखिए। आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो सामने वाले को सिखाने में भी इंटरेस्ट आएगा। स्टूडेंट्स चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेशन नंबर 2 से। Bhavesh, Vipul and Hiral are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They decided to share profit and loss in the ratio of 3:1. पहले उनका रेशियो क्या था 2:1, अब क्या हो गया है 3:1 in the future. From this calculate the sacrificing ratio or a gaining ratio. Sacrifice निकालना है या gain निकालना है। तो आपको हर क्वेश्चन में ये टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं अपना, हम रेशियोज लिख लेते हैं पुराने और नए। तो था 2:1 एंड 3:1। ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको, ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 राइट 1, और न्यू रेशियो दे रखा है आपको। हाँ आप सही सोच रहे हो कि मेरी हैंडराइटिंग भी इसमें आप थोड़ी सुधर गई है, क्योंकि 2-4 दिन से मैं रूल्स लिख रही हूँ, तो और धीरे धीरे शायद और सही हो जाएगी, जैसा नोटबुक में लिखती हूँ वैसा ही दिखाई देगा आपको भी। तो आप सही सोच रहे हैं बिल्कुल। चलिए अब हम निकालते हैं, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या था, ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड शेयरिंग, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं अपना। कितने पार्टनर है भावेश, विपुल एंड हिरल। तो पहले भावेश की बात करते हैं। तो भावेश का है ओल्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर कितना है भावेश का 2/5, क्योंकि हम इसका टोटल कर लेंगे तो वो कितना है 5, तो पहले का हो गया 2/5 ओल्ड माइनस न्यू शेयर, न्यू कितना है 6 है टोटल, तो 3/6। अब आप एलसीएम निकालिए, तो 5 6 30, क्योंकि ये दूसरे टेबल में नहीं आते तो इनको इंटू कर लीजिए, डायरेक्ट एलसीएम निकालना सिखाते हैं। तो 5 6 30, इसे इंटू कर लीजिए इसमें। ये इधर इंटू होता है, ये इधर इंटू होता है, तो ये इंटू 6 इंटू 5, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 30 डिवाइडेड बाय 5 और 30 डिवाइडेड बाय 6, वो एक ही बात है। ये वाला नीचे वाली ऊपर इंटू होगी, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर ये इधर इंटू होगा, क्रॉस में इंटू होता है। तो 6 2 12, तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 5 3 15, तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस का 3/30। ठीक है, क्या आ गया हमारा बी का। अब निकालते हैं हम भावेश और कौन था नेक्स्ट, विपुल। तो विपुल का निकालते हैं, तो विपुल का है आपका वही 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हुआ 30 और ये ऊपर होगा 6 से इंटू, ये इंटू होगा 5 से इंटू। कई स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं तो वो ये इंटू नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं, कोई बात नहीं, आपको जैसे समझ में आए, क्योंकि ये तो मैं सबको पढ़ाने के लिए एवरेज नॉन एवरेज हाई मैं लिख के करती हूँ ताकि उनको पता चलता रहे। तो 6 2 12 माइनस 5 2 10, तो यहाँ पे आया 2/30। और कौन था भावेश, विपुल एंड हिरल। हिरल, तो हिरल का है 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आया 30, ये इधर इंटू होगा 6 से, ये इधर इंटू होगा 5 से, तो इधर आ गया 6 माइनस 5, तो आ जाएगा 1/30। अब देखिए इसका आंसर आपको टैली करने का एक और तरीका है कि जो एक का गेन या सेक्रीफाइस आ रहा है, मतलब वो दोनों मैच हो जाने चाहिए। तो देखिए आपने किसका फॉर्मूला लगाया था, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया था, तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, गेन। और आपने किसका फॉर्मूला लगाया था, सेक्रीफाइस का, तो ये प्लस में ही आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस, और ये भी क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस, और ये क्या कहलाएगा, गेन। ध्यान रखना, ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। अब एक और चीज, ये देखिए दोनों सेक्रीफाइस को अगर मैं प्लस करूं, यानी 2/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/30। तो देखिए दोनों सेक्रीफाइस को अगर मैं ऐड कर रही तो किसके बराबर आ रहा है, गेन के बराबर आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर मैच होता है गेन और सेक्रीफाइस के केसेस। ठीक है, तो हम अपना आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कैसे था हमारा। तो देखिए 3/30 2/30, ये रहा भावेश का आ रहा था, ये रहा 3/30, उसको काटेंगे तो वो -1/10 बोल दीजिए, या आप 30 रहने दीजिए, क्योंकि नीचे वालों का 30 में आएगा तो हमें काटने की जरूरत नहीं है। फिर विपुल का आया 2/30 और हिरल का आया 1/30, और गेन, और देखिए इसने भी ये प्लस करके आपको दिखाया जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा करने की जरूरत है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका इतना इनफ है, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए, Poonam, Dhaval, Komal are partners in a firm. Their profit sharing ratio is this. All partners decided to change their profit loss ratio
एंड इट इज 1 to कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप खुद करेंगे ये वाला, आप खुद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इजी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर लिखिए माइनस न्यू कीजिए तो वो आपका आ जाएगा पूनम का सैक्रिफाइस। इसका माइनस में आ रहा है, सैक्रिफाइस का रेशियो लगाया था इसलिए वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और इसका कोमल का भी माइनस में आ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी गेन कहलाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए गेन, तो इन दोनों गेन को प्लस करोगे तो वो इसकी सैक्रिफाइस के बराबर आ जाएगा। करके देख लीजिए, 7 + 2 is 9, तो 9/30 हो गया। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया 9/30। तो आपको ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, आपको इतना सारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बहुत सारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब करते हैं हम। और एक और बात, ये मैं कलरफुल पेन यूज कर रही हूँ क्योंकि ये तो मेरा पेन टैबलेट है, पर आपके को एग्जाम में ऐसा नहीं करना है अलग अलग पेन, आपको एक ही पेन से काम करना है क्योंकि आपके पास 3 आवर्स है। मेरे पास बहुत सारा टाइम है इसलिए मैं आराम से अपना टाइम ले लेके आपको सिखा रही हूँ। चलिए अब एक हम एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्ट करते हैं। अमर अकबर आर पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी पहले उनका प्रोपोर्शन कैसा था, इक्वल था। They decided to change their profit loss sharing proportion in 3 and 2। अब फ्यूचर में पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 3-2 में। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैव बीन मेड बाय द पार्टनर, कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया वो कैलकुलेट कीजिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में किया है, पर आपको मैं अभी करवा देती हूँ। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से कर लें, फिर आगे मैच कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अमर अकबर, तो एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अमर और अकबर, चलिए पहले इनका ओल्ड क्या था, 1:1, और नया है ओल्ड था 1:1, ये ओल्ड है। और न्यू है इनका ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, न्यू है 3/2, तो 3/2। ठीक है, अब चलिए सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर लिखिए, ओल्ड शेयर है 1/2। किसका लिख रही हूँ पहले मैं, अमर का लिखती हूँ। ठीक है, तो अमर का यानी अमर पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही से। अमर का है 1/2 माइनस न्यू शेयर कितना है 3/5। 5 कैसे आया इन दोनों का टोटल, 2 कैसे आया इन दोनों का टोटल। अब सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम, अब मेरे को एलसीएम नहीं निकालना है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10, ये इंटू होगा 5 से, ये इधर इंटू 2, तो यहाँ पे आया 5 माइनस 3 2 6, तो ये आया माइनस का 1/10। अकबर का निकालिए, अकबर का आ जाएगा, ओल्ड है 1/2 माइनस न्यू है 2/5। एलसीएम निकालिए, वही आएगा 10, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आया प्लस का 1/10। तो इस अगर आप सेक्रीफाइसिंग का रेशियो निकाल रहे हैं और वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये सेक्रीफाइस ही कहलाएगा। यानी अकबर 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, वो किसको मिल रहा है, अमर को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर है। आप नोट लिख सकते हैं कि अकबर 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज गेन बाय अमर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज का कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस 3-1, और पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 फॉर फ्यूचर। और आपको सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालना है। तो पहले मैं रेशियो पढ़ लेती हूँ, 3:1 और 5:3. चलिए तो एक्सरसाइज का फिफ्थ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ओल्ड रेशियो है हमारा 3:1 और न्यू रेशियो है हमारा, बोलिए मैं तो भूल गई, लिखना पड़ेगा, 3:1 5:3 और कोमल, कृपा एंड करिश्मा 5:3 and 2। कौन कौन थे, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। तो ये कोमल, कृपा एंड RISHMA करिश्मा, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। चलिए तो हम बात करते हैं पहले कोमल की। फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, नहीं सॉरी, ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब कोमल का निकालते हैं। चलिए तो कोमल का है, ओल्ड कितना है
3/6, 6 कैसे आया इसका टोटल, और न्यू कितना है 5 6 7 8 9 10, तो 10, तो -5/10। एलसीएम निकालिए। तो अब मैं इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सीधे करती हूँ, इसको इंटू कर दीजिए। टाइम बचता है क्यों, क्योंकि हमें कैलसी अलाउड ही है, तो हमें क्यों कैलकुलेशन छोटी करने की है। तो 10 इंटू 6 कीजिए तो 60, इसको इधर इंटू, इसको इधर इंटू। मेरे को पता ही था तू इधर तो जब आएगा जाएगा, अब मेरे को पता है इधर क्यों आया था, ये खुशबू सुखाने के लिए जो लगा क्या है। जा अपने कूलर में भर देता ना पानी, कोई बात नहीं डैडी को नहीं बात, अभी मैं थोड़ा सा और बात करूँ। सब कुछ तुझे क्या स्क्रीन के सामने खड़ा होकर करना है, पकड़ना अच्छे से। क्या हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, क्या हुआ? चलिए, मैं डायरेक्ट एलसीएम निकालती हूँ, मैं एलसीएम नहीं निकालती हूँ, सॉरी। आपको जैसे बचपन में सिखाया था ऐसे करके वो एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 11th 12th में कैलसी अलाउड होता है, एमकॉम बीकॉम वगैरह में सब में कैलसी अलाउड होता है, तो आप क्या कीजिए इन दोनों को इंटू कर लीजिए। तो 10 इंटू 6 इज 60, अब इसको इधर इंटू कर लीजिए, इसको इधर इंटू कर दीजिए। 10 into 3 is 30 minus 5 into 6 is 5 the 30, तो इसका आ गया 0, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन, 0/60 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही होता है। कोमल के बाद कौन था, कोमल के बाद कौन है, के आर, किसका लिखा था हमने, कृपा का, KRUPA, कृपा। तो कृपा का ओल्ड रेशो कितना है हमारा 2/6, और न्यू रेशो कितना है कृपा का हमारा 3/10। एलसीएम निकालिए 60 आएगा, इसको इंटू कीजिए 10 से, इसको इंटू कीजिए 6 से, तो 10 2 20, और इधर आया 6 प्लस 18, तो यहाँ पे बचा 2/60। अब लास्ट कौन था, करिश्मा, करिश्मा का निकालिए, तो वो आएगा 1/6 माइनस न्यू है 2/10, एलसीएम आएगा वही 60, सबकी पेंट इक्वल होनी चाहिए, इससे ये भी बेनिफिट होता है एलसीएम निकालने से, क्योंकि सबकी पेंट ऑटोमेटिकली इक्वल आती है। तो इसको इंटू कीजिए 10 से, इसको इंटू कीजिए 6 से, यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे आया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/60। अब आ गया, मैंने आपको सिखाया था जो माइनस में है, तो जिसका फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका रिवर्स फॉर्मूला किसका लगाया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका गेन। तो ये क्या है आपका गेन, और ये क्या है आपका, ये है आपका सेक्रीफाइस। अब देखिए मैच हो रहा है, इसका तो 0 आ रहा था तो इससे तो कोई मतलब नहीं, और इसका देखिए सेक्रीफाइस 2 आ रहा है, तो इसका गेन भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कृपा सेक्रीफाइस कर लिया 2/60 पार्ट, और वो किसको मिल रहा है, करिश्मा को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए अब करते हैं इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। सचिन, राहुल, रोहित आर पार्टनर ऑफ a partnership firm. Profit sharing ratio is 1:1:1. All the partner have decided to change profit sharing ratio this, वही करना है आपको। तो 1:2:2 था जिसको 3:2:1 में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये मैं फॉर्मूला रहने देती हूँ, और ये मैं ये ऐसे नहीं मिलेगा, मैं पूरा ही हटाना पड़ेगा। चलिए तो अब कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला बोलिए पहले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब हम लिखते हैं पार्टनर कौन थे, तो पार्टनर है हमारे कौन सा कर रहे थे 6, सचिन, राहुल एंड रोहित। तो सचिन, राहुल एंड रोहित 1:2:2, ओल्ड है इनका 1:2:2, 1:2:2, न्यू है इनका 3:2:1, तो न्यू है इनका 3:2:1। अब हम फॉर्मूले में लगाते हैं, तो पहले सचिन का निकालते हैं। तो सचिन के लिए पहले ओल्ड, सचिन का ओल्ड है 1/5 माइनस सचिन का न्यू है 3/6, एलसीएम निकालिए, तो 5 6 30, ये इंटू होगा 6 से, ये इंटू होगा 5 से, तो यहाँ पे आया 6 माइनस 5 6 15, 15 माइनस 6 लीजिए तो बचा 9, 9 बचा ना, 5 4 9, 9/30, और जो भी माइनस का, तो ये आ गया सचिन का। अब बात करते हैं राहुल की। तो राहुल का यहाँ पे करती हूँ मैं 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आएगा 30, इसको 6 से इंटू करना है, इसको 5 से इंटू करना है, तो 6 to the 12 माइनस 5 to the 10, तो यहाँ पे आ गया 2/30।
अब निकालिए किसका, रोहित का। तो इसका है 0.2/5 माइनस 1/6, तो एलसीएम तो 30 आएगा, इसको 6 से इंटू करना है, इसको 5 से इंटू करना है, 6 टू 12 माइनस 5 वन 5, 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 तो 7 बचा, 7/30। अब देखिए, अब ये आया 2/30 और इसका आया 7/30, ये भी प्लस में बच रहा है, ये भी प्लस में बच रहा है और ये माइनस में बच रहा है, तो हो गया 7 + 2 करेंगे तो 9/30 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो सबके पेन बराबर ही है तो उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हो जाएंगे दोनों के क्या, ये तो हो जाएंगे दोनों के सेक्रीफाइस, ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस, यानी रोहित और राहुल सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वो किसको मिल रहा है, वो इसको गेम मिल रहा है सचिन को। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 और मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बस एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है इसने, बाकी वो ट्विस्ट नहीं है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है पर आंसर तो वही है। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि तीनों की पैंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो आप उनको रेशो में लिख सकते हो। इसने क्या किया, शेयर ही लिख दिया, लेकिन तीनों की क्या पैंट से इक्वल है, हाँ तीनों की पैंट से इक्वल है, तो वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन ही दे रखा है 2 3 4, यानी अगर मैं क्वेश्चन करूंगी तो जब ओल्ड रेशो लिखूंगी, यानी सिंपल सी बात है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कर, तो जो ओल्ड रेशो है वो मेरा रेशो तो क्वेश्चन में गिवन है 9 में 5:2, तो 5:2 और जो न्यू रेशियो है मेरा, तो न्यू रेशियो मेरा कितना है वहां पे 2/9, 3/9 और 4/9, तो तीनों की पैंट बराबर है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/3:4, इस तरीके से लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि तीनों की पैंट बराबर, अगर पैंट बराबर नहीं होती तो पहले मुझे इनकी पैंट इक्वल करनी होती। पैंट मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि मैं इनको पैंट्स बोलती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी होती है, तो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो तीनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 2/9 डिनोमिनेटर 9 है, 3/9 डिनोमिनेटर 9 है और 4/9 तो डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। तो तीनों के जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो हम उसको ऐसे रेशो में लिख सकते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब वही फॉर्मूला आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बस इजी। आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, फॉर्मूले में रखिए वैल्यू और तीनों का निकाल दीजिए। अब ये मैं आपको नहीं कर पा रही हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया आज तो मैंने, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स फिर दोबारा मैं यही बात कह रही हूँ कि प्लीज इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको इसका बेनिफिट, खाली मेरे स्टूडेंट्स को नहीं, सबको इसका बेनिफिट हो, सबको इसका फायदा मिले। जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं ट्यूशन क्लासेस, स्कूल या अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को खासकर इसका बेनिफिट मिले। तो प्लीज इसको सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस जब जब डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप वहाँ पे जो सब्सक्राइब करते हैं, तब जब बेल आइकन वहाँ पे होता है वो दबा दीजिए, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो नोटिफिकेशन में बताएगा आपको कि वीडियो किससे रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या आपके इंटरेस्ट में है तो आप देखिए, अगर नहीं है तो आप हटा दीजिए उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स चलिए, अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दोबारा बोल रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोग आपको क्या कहेंगे, आप कैसे सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। इवन मैं भी शायद आपको नहीं जानती होंगी और आप भी शायद मुझे नहीं जानते होंगे, बस हमको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, दैट इज हमारे बेनिफिट का काम होना चाहिए। तो उस हिसाब से सोचिए और अपने सब क्वेश्चन, जितने छोटे से छोटा क्वेश्चन भी है तो वो भी लिखिए, तो मैं उससे रिलेटेड भी जवाब आपको, मेरे को जितना पता चलता है उससे रिलेटेड जवाब, मैं नहीं आता होगा तो सर्च करके उससे रिलेटेड। चलिए, हम कहाँ तक कर चुके थे, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो वो पार्ट हम कर चुके थे। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज का क्या इफेक्ट होता है रिकंस्ट्रक्शन में। और बच्चों रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में एग्जाम्स में भी आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाती है, राइट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप फटाफट रिकॉल कर दीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट ड्यू टू कमिंग ऑफ एनी पार्टनर और ड्यू टू गोइंग ऑफ एनी पार्टनर, यानी कोई पार्टनर जा रहा है या कोई पार्टनर आ रहा है, उसके कारण आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या किसी भी रीजन से आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आपके और आपके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हो रहा है, तो वो चेंजेस के कारण आप अपने एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, रीवैल्यूड कर सकते हो, मतलब आप उनको दोबारा वैल्यू कर सकते हो। और उनको जब दोबारा वैल्यू करते हैं तो जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है उसकी इफेक्ट देते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो जो अब देखते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला है
व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी आपकी किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो आप करेंगे एसेट इंक्रीज हो रही है। तो देखो बच्चों, इसको करने का एक तरीका है। आप पहले ये सोचिए कि एसेट का नेचर कौन सा होता है, तो बताइए आप एसेट का नेचर कौन सा होता है। एसेट का नेचर आपको पता है, हमेशा एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। तो अगर बात आए कि उसको डेबिट, उसको इंक्रीज करना है, तो जो चीज डेबिट थी उसको आपको और बढ़ाना है, क्योंकि इंक्रीज करना है तो बढ़ाना है, तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको किसी एसेट को डिक्रीज करना है तो उसका नेचर डेबिट होता है, मुझे उसको कम करना है तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी के केस में देखें तो लायबिलिटी के केस में अगर मुझे कोई वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू है और मुझे किसी लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो पहले आप सोचिए कि लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, लायबिलिटी का नेचर कौन सा होता है, तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट होता है, मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, और मुझे उसको इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा, और डिक्रीज करना है तो जो उसका नेचर है उसका रिवर्स इफेक्ट देना होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जर्नल एंट्रीज की एंट्री होती है। खाली आप दिमाग में ये सोचो कि उसका जो, अगर उसको इंक्रीज करना है तो जो उसका नेचर है, डेबिट नेचर की है या क्रेडिट नेचर की है, जो उसका नेचर है उसको वही कर दो और दूसरी साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दो। और अगर आपको डिक्रीज करना है यानी कम करना है वैल्यू को, तो जो उसका नेचर है उसका रिवर्स कर दो। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो कभी आपकी जर्नल एंट्रीज गलत नहीं होगी, इवन आपको कभी जर्नल एंट्रीज याद करनी नहीं पड़ेगी। चलिए तो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अभी मैंने बोला एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, और वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा। तो रिस्पेक्टिव एसेट यानी जो भी एसेट है, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाटएवर इज द एसेट। और मैंने क्या बोला, दूसरी साइड में आपको क्या डालना है, रिवैल्यूएशन, यानी डेबिट इफेक्ट यहाँ आ गई तो दूसरी साइड आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या डालोगे, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो एसेट का नेचर कौन सा होता है, हमेशा डेबिट नेचर होता है। आपको उसकी वैल्यू को कम करना है तो उसके नेचर के क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सही बोला एकदम आपने, क्या करना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करना पड़ेगा तो एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपको ये एसेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट। चलो उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मानिए लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 1 लाख, और मेरे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है मुझे, क्वेश्चन में मुझे बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है मानिए 2 लाख, राइट। तो अब मुझे ये वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, कम करनी है। तो कम करनी है तो मेरे को बिल्डिंग मेरी एसेट होती है, तो एसेट के नेचर के क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिक्रीज करना है तो बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, उसके नेचर के ऑपोजिट। तो उसका नेचर डेबिट होता है तो ऑपोजिट होगा क्रेडिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और कितना, 1 लाख से कम करना है, तो जितना अमाउंट आपको कम करना है उतना अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरी वैल्यू थी पहले 2 लाख और मुझे 1 लाख से कम करनी है। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 1 लाख से कम करो। तो 1 लाख से कम करो तो मुझे कितना कम करना है, 1 लाख कम करना है। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसी क्वेश्चन में मानो यही बैलेंस शीट है और यहाँ पे लिखा होता वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग की जगह एक काम करते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मशीन और उसकी वैल्यू लिखते हैं हम 5 लाख। वैल्यू ऑफ मशीन इज इंक्रीज अप टू, अब देखो मैंने यहाँ पे वर्ड बदल दिया, अप टू, बाय नहीं लिखा, अप टू 6 लाख। यानी जब रिवैल्यूएशन हुआ तो मशीन की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 6 लाख। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 लाख तक बढ़ाई, मतलब 6 लाख से बढ़ाई, यानी 6 लाख से नहीं बढ़ाई, 6 लाख तक बढ़ाई।
तो आप ये ध्यान रखो कि बाय बोल रहा है या अप टू बोल रहा है। तो 6 लाख तक बढ़ाई है, अप टू यानी वहां तक। तो 6 लाख तक बढ़ाई तो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी बढ़ी? ओनली 1 लाख, राइट। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? इंक्रीज हुई है, इसलिए मशीन एसेट है, तो एसेट का नेचर है तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने से? 1 लाख से। अब ये 6 लाख से नहीं होगी, ध्यान रखना, ये कितने से होगी? 1 लाख से, क्योंकि अब नई बिल्डिंग में नई मशीन मेरे को कितने की चाहिए? 6 लाख की चाहिए। तो पहले कितने की थी? 5 लाख की, तो आपने कितने से इंक्रीज करी? 1 लाख से इंक्रीज करी। अब मानो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मशीन बिल्डिंग, चलिए मैं लिख देती हूँ लैंड। लैंड मेरी एसेट है और उसकी वैल्यू है मानो 20 लाख, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, वैल्यू ऑफ लैंड डिक्रीज अप टू 18 लाख। अब आप बताइए क्या एंट्री होगी? तो वैल्यू ऑफ लैंड कितने तक डिक्रीज करनी है? 18 लाख तक। तो 18 लाख से डिक्रीज नहीं करनी, 18 लाख तक डिक्रीज करनी है। तो 18 लाख तक डिक्रीज करनी है, इसका मतलब आपको डिक्रीज कितना करना पड़ेगा? 2 लाख। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी, ये मेरी सेकेंड एंट्री। अब मेरी थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी मेरी, डिक्रीज करनी है तो रिवैल्यूएशन को करना पड़ेगा डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, और कितने से? 2 लाख से। तो आप ज्यादातर बच्चे जर्नल एंट्री सही लिखते हैं, पर ये अमाउंट में मिस्टेक कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यही अमाउंट उठानी है या इसमें से ये माइनस या प्लस करके उठाना है। तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है उसको हिंदी में बोल के देखो। आपकी मम्मी ने बोला तेरी पॉकेट मनी को 10 रुपए से बढ़ा दिया गया, तो अगर आपको पहले 50 रुपीज मिलते थे और 10 से बढ़ा दिया, इसका मतलब अब आपको 60 रुपीज मिलेंगे। और अगर ऐसे बोले कि तेरी पॉकेट मनी को 100 रुपीज बढ़ा दिया, 100 रुपीज कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपको अगर पहले 50 मिलते थे तो अब 50 और मिलेंगे, यानी टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई है? 100 रुपीज हो गई है। इस तरीके से ये होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये मैंने आपको दो इसके एग्जाम्पल बताए, एक तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और डिस्काउंट रिजर्व एक्सेट्रा ऑन डेटर्स, देन, तो अगर प्रोविजन बनाना है आपको किस पर? डेटर्स पर। बोलू बैड डेट रिजर्व का प्रोविजन बनाना है या आपको डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका आप पहले खुद सोचो, मैंने क्या सिखाया आपको कि आप पहले जो चीज आपको करनी है उसका नेचर पकड़ो। आपको क्या बनाना है? डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आप बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो? क्रेडिट साइड में, यानी उसका नेचर कौन सा होता है? राइट, क्रेडिट नेचर होता है। तो अब आपको पहले जीरो था क्योंकि आपको नया बनाना पड़ रहा है, तो पहले जीरो था, अब आपको बनाना पड़ रहा है नया, तो उसको आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी पहले जीरो था, अब उसकी वैल्यू ला रहे हो कुछ, तो आप उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। तो मैंने बोला जब आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है तो उसको अपने नेचर में ही और करना पड़ेगा। तो बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन से नेचर का होता है? क्रेडिट, तो आपको उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम टू सेम डिस्काउंट रिजर्व के लिए, डिस्काउंट रिजर्व का नेचर क्या होता है? क्रेडिट करना होता है। तो अब पहले थी वैल्यू जीरो, अब मुझे 1000 रुपए का प्रोविजन बनाना है, तो मुझे उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, अच्छा ये इससे पहले नेक्स्ट चलने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल समझा देती हूँ आपको। चलिए तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। मानो बैलेंस शीट है मेरी और वहां पे आपके डेटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डेटर्स आपको दिख रहे हैं, मानिए 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख के डेटर्स दिख रहे हैं। और नीचे नोट्स में आपकी जो एक्स्ट्रा वो होती है वहां पे लिखा होता है कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में। तो आपका नीचे लिखा हुआ है बैड डेट्स is now to be maintained by 10% on debtor, ठीक है, यानी बैड डेट आपको अब बनाना है, बैड डेट रिजर्व बनाना है आपको, ठीक है। तो बैड डेट रिजर्व आपको अब बनाना है कितना? डेटर्स का 10%। तो अगर डेटर्स का 10% आपको बैड डेट रिजर्व बनाना है तो बैड डेट रिजर्व का नेचर कौन सा होता है? क्रेडिट। जैसे अभी आपको जर्नल एंट्री सिखाई, तो पास है जर्नल एंट्री, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, पास अ जर्नल एंट्री।
तो मेरे को जर्नल एंट्री पास करनी है तो मैं कैसे करूंगी, तो मेरी एंट्री कैसे होगी, रिजर्व नेचर क्रेडिट होता है तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। कितना, 10 लाख का 10% हो कितना आएगा, 1 लाख। जितना भी आया आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करती हूँ, मानिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब मैं इसी क्वेश्चन में, और ये फर्स्ट आंसर था, अब मैं सेकंड, इसी क्वेश्चन को मैं कुछ कन्वर्ट करती हूँ। मानिए बैलेंस शीट में पहले से बैड डेट दे रखे थे, यहाँ पे दे रखा है बैड डेट रिजर्व, पहले से बैड डेट रिजर्व दे रखे हैं और वो दे रखे हैं मुझे 60,000 के, और यहाँ पे माइनस करके मेरी वैल्यू लिखी हुई है, वो मानो जो भी लिखी हुई है 10 लाख में से 60,000 जाता है तो आपको बचता है 9,40,000, राइट। और बोला बेटर प्रिजर्व टू बी मेंटेन, यही क्वेश्चन है, मेंटेन बाय 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बदल गया, पहले खाली ये इंफॉर्मेशन थी, अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी आ गई, तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये जनरल एंट्री यही होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पहले देखो 10% बनाना है तो पहले 10 लाख का 10% निकालो, कितना आएगा, 1 लाख आएगा। 1 लाख में से आपको मतलब टोटल 1 लाख का रिजर्व चाहिए, 1 लाख में से 60,000 रिजर्व आपके पास पहले से पड़ा है, तो नया रिजर्व आपको कितना क्रिएट करना है, 40,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज करना है, रिजर्व की वैल्यू पहले 60 थी, अब 1 लाख चाहिए, तो 40,000 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व इंक्रीज करना पड़ेगा टू बैड डेट रिजर्व, ये बीडीआर है, बैड डेट रिजर्व। तो 40,000 से मुझको इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए अब मैं इसकी फिर कंडीशन बदलती हूँ, चलिए आप बताना। मानिए यहाँ पे था 1,60,000, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को अलग अलग समझना। यहाँ पे है डेटर्स 10 लाख का और बेड डेट रिजर्व दे रखे हैं 1,60,000। अब इन्होंने नीचे बोला बेड डेट रिजर्व इज टू बी नाउ टू बी मेंटेन बाय 10% ऑन डेटर, तो देखिए 10 लाख का 10% निकालिए 1 लाख, मुझे बेड डेट रिजर्व कितने का बनाना है, 1 लाख का बनाना है, जबकि मैंने कितने का बना रखा है, 1,60,000 का, तो मुझे 60,000 रिजर्व में से निकाल के अपने पास ले लेने हैं। अगर रिजर्व में से निकाल के अपने पास ले लेने हैं तो आप एंट्री क्या करोगे, यानी आपकी इनकम हो गई, तो रिवर्स हो रहा है, यानी क्योंकि वैल्यू क्या करनी पड़ रही है, आपको कम करनी पड़ रही है। अब उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब आपको कम करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री होगी बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। और कितने का, 60,000 का, सॉरी, क्यों, क्योंकि 60,000 से मेरे को उसको क्या करना है, कम करना है, समझ में आया। क्योंकि पहले मैं बनाती थी 1,60,000 का, मुझे लगता है नहीं मेरे बैड डेटर्स अच्छे हैं, मेरे को सारा पैसा दे देंगे, तो मुझे इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं 1 लाख का बना लेती हूँ, तो 60,000 मेरे को उसमें से हटाना है, तो मैं रिवैल्यूएशन में क्या बन जाएगा, वो प्रॉफिट बन जाएगा, और बैड डेट रिजर्व को मैं क्या कर दूं, वापस डेबिट कर दूं, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, सेम टू सेम जर्नल एंट्रीज है डिस्काउंट रिजर्व की, अगर डिस्काउंट रिजर्व के लिए भी बोले तो भी आपको यही करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, if there is an unrecorded asset, occurred income और prepaid expense, रिकॉर्ड करना रह गया था, अनरिकॉर्ड है, तो आप उसको अभी क्या कर दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए। अब पहले देखिए ये वर्ड्स के नाम क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, यानी एसेट की वैल्यू क्या थी अभी तक, 0, तो अभी तक उस एसेट की वैल्यू 0 थी, अब आपको कुछ इंक्रीज करना है, कुछ वैल्यू लानी है उसकी, तो इसका मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। और मैंने बोला था जब भी आपको किसी की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो उसका जो नेचर होता है उसको वैसे करो, तो एसेट का नेचर कौन सा होता है, डेबिट, तो अगर उसका नेचर डेबिट होता है तो आपको उसको और डेबिट करना पड़ेगा। तो जो भी एसेट है, जैसे मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट है, तो रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट। अब दूसरा वर्ड पकड़िए, अकर्ड इनकम, अकर्ड इनकम यानी वो इनकम जो आपको मिलने वाली है, बकाया इनकम, राइट, तो फ्यूचर में मिलेगी आपको इनकम, आप लिखना भूल गए थे, यानी पहले आपने 0 दिखा रखी है, इनकम है यानी मिलने वाली इनकम है, फ्यूचर में तो आपकी एसेट है, अगर एसेट है तो उसका नेचर डेबिट होता है, और डेबिट होता है तो उसको आपको और डेबिट करना पड़ेगा, तो अकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट। और लास्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्चे मैंने एडवांस में चुका रखे हैं, अगर कोई खर्चे मैंने एडवांस में चुका रखे हैं तो जब तक वो खर्चे का मैं पूरा फायदा नहीं उठा लेती, यानी वो टाइम पीरियड नहीं आ जाता उस खर्चे का, तब तक वो मेरी क्या बने रहेंगे, एसेट बने रहेंगे। जैसे आपने अभी 12th स्टैंडर्ड की ट्यूशन की फीस माने पूरी दे दी है, पर अभी तो आपका साल बाकी है पढ़ने का, तो वो आपके लिए टिल देन आपका साल पूरा नहीं हो जाता, वो आपके लिए एसेट है, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो ट्यूशन टीचर है, उसके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, अगर आपने एक्सपेंस को एडवांस में पे कर रखा है तो वो आपके लिए
जब तक वो पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए वो आपके लिए क्या है, एसेट है। अब आपने वो एसेट अनरिकॉर्ड है यानी रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब कितनी दिखा रखी है, 0 दिखा रखी है। अब आपको रिकॉर्ड करनी है यानी इंक्रीज करनी है, और मैंने क्या बोला, जब इंक्रीज करते हैं तो जिसका जो नेचर है उसको वैसे ही रहने दो, और दूसरी साइड में रिवैल्यूएशन लिख दो। तो प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर मैंने अभी आपको बताया डेबिट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो। ओके, लायबिलिटी। अब देखिए, अभी मैंने बताया था इफ देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटी का नेचर कौन सा होता है हमेशा, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी है। और सेम टू सेम अगर डिक्रीज हो रहा है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिस्पेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने बोला जो नेचर है उसका रिवर्स कर दो, तो उसका नेचर क्रेडिट होता है, रिवर्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, और आज के लिए इतना बस। ठीक है, फटाफट हम इसका एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं आपको। चलिए, तो हमारी सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है, और लायबिलिटी इधर लिखूं, नो मैम, इधर लिखूंगी, इधर राइट, इधर पहले कैपिटल आता है, फिर इधर जो भी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, दो पार्ट आपको लिखने हैं, जो भी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, चलो एक क्रेडिटर एक लायबिलिटी ले लेते हैं हम। तो मैंने क्रेडिटर लिखा, और क्रेडिटर की वैल्यू मानो मैंने लिखी है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज मेरे क्रेडिटर है, और नीचे लिखा हुआ है नाउ इन फ्यूचर creditor are paid less by 10%, राइट, यानी जितना मेरे को पे करना था उससे अब 10% कम पे करना है। तो जितना पे करना है, कितना पे करना है, 2 लाख, उसका 10% यानी 20,000 कम पे करना है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, हाँ, कम करना है, कम करना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो क्रेडिटर का नेचर कौन सा होता है, क्रेडिट नेचर का होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, और कितना, 20,000 कम पे करना है, इसलिए 20,000 का अमाउंट मैं क्या कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मानो इसके बाद में क्वेश्चन होता, दूसरा कोई क्वेश्चन होता, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैं सेकंड पॉइंट देती हूँ। नाउ इन फ्यूचर creditor are paid more by 10,000, यानी जितना पे करना था उसमें 10,000 और पे करना पड़ेगा। अगर और पे करना पड़ेगा तो इंक्रीज हुई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो जिसका जो नेचर है वैसे रहने देना है। तो क्रेडिटर का नेचर कौन सा होता है, बोलो, क्रेडिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर को, तो दूसरी साइड में रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और कितने से आएगा, 10,000 से, क्योंकि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कितने से हुई, 10,000 से, बाय 10,000 से, राइट। चलिए और ले लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ इन फ्यूचर क्रेडिटर आर पेड, इसकी जगह ये पेड लेस बाय 10% या पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऐसे भी बोल सकता है, उसकी जनरल एंट्री यही होगी। ठीक है, नाउ इन फ्यूचर क्रेडिटर आर पेड ओनली 1 लाख, चलिए 1,70,000, मतलब क्रेडिटर को मेरे को कितना अमाउंट पे करना है, 1,70,000 पे करना है। पहले कितना पे करना था, 2 लाख, तो अब कितना पे करना है, 1,70,000। तो कितने से कम हो गए क्रेडिटर, 1,70,000 से नहीं, कितने से, 30,000 से। तो जनरल एंट्री कितने की होगी, 30,000 की। तो सिंपल बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, इसमें वो इंग्लिश में कैसे भी लाइन यूज कर सकता है। आप समझो कि वो वहां तक घटा रहा है, उतने अमाउंट से घटा रहा है, या उतने अमाउंट तक का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब बोल रहा है कम हो रहे हैं क्रेडिटर, कम हो रहे हैं, तो मेरे को उसके नेचर के रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरी जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और कितने से होगी, 30,000 से। ध्यान रखना 1,70,000 से नहीं होगी, बोला फ्यूचर में मेरे को कितना पे करना है, ओनली 1,70,000। तो मेरी लायबिलिटी कितने से कम हुई, 30,000 से, राइट। चलिए, कोई दिक्कत है आपको, ओके। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज दोबारा आपको सीखनी हो तो भी आप मुझे लिख सकते हैं।
हाँ बच्चों, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने इस बार बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग डाली है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है मेरे डे टू डे शेड्यूल में, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए डालती रहूँ। इसलिए आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और कितनी बार भी देखिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार भी आपको देखना है देखिए और पढ़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।